हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर, जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लिथोस्फीयर का मीनिंग एंड उसके बारे में देखा था। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो सबसे पहले ये दोनों बने कैसे, और उसके पहले अगर मैं बता दूँ कि एटमॉस्फेयर क्या होता है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर हमारा जो एयर है, जो पूरी लेयर है अर्थ के ऊपर, जो एयर की थिक लेयर है उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर, जिसमें अलग अलग टाइप के गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर वाटर मास है, मतलब अर्थ की सरफेस के ऊपर जितना भी वाटर मास है, मतलब जितना भी पानी है, ओशियंस हो गए, सीज हो गए, फिर लेक्स हो गई, ये सब का अगर हम ये सारी चीज़ें किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर में। तो देखो अभी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर बना कैसे, तो इसके 3 स्टेजेस है। तो हम सबसे पहले पहला स्टेज देखते हैं। ठीक है। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। द अर्ली अर्थ हैज़ अ थिक एटमॉस्फेयर रिच इन हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो पहले के टाइम पे अर्थ जो था उसके एटमॉस्फेयर में 2 गैसेस थे, एक था हाइड्रोजन और एक था हीलियम। ठीक है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने में। ठीक है। पुराने ज़माने में जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम हाई अमाउंट में था। रिच मतलब हाई अमाउंट में। ठीक है, इस टॉपिक के लिए। देन अब देखते हैं एक्शन ऑफ सोलार विंड। तो सबसे पहले सोलार विंड क्या होता है? तो जो सन है उससे जो हाई हॉट स्ट्रीम्स आती है, मतलब जो गर्म हवाएं आती है, या हवाएं नहीं बोल सकते बट गर्म स्ट्रीम्स जो आती है, उसको हम बोलते हैं सोलार विंड्स। बेसिकली जो सन होता है ना, वो चार्ज्ड पार्टिकल्स रिलीज़ करता है अपने से, लाइक जो बहुत ही हीटेड होते हैं और हॉट होते हैं, इसलिए उसको हॉट स्ट्रीम्स बोला जाता है, और उसको ही हम बोलते हैं सोलार विंड्स। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखते हैं आगे कि इंटेंस सोलार विंड ब्लू अवे द लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्रॉम द अर्थ। मतलब देखो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, वो लाइट गैसेस है। तो जो सोलार विंड्स आई, ठीक है, जो सोलार विंड्स आई ना, उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में से इन सारी गैसेस को उड़ा दिया। मतलब वो फिर स्पेस में कहीं पर भी मिक्सअप हो गई, बट हमारा जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर से हट गए। कौन से गैसेस? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ठीक है। फिर क्या हुआ कि द प्रिमिटिव गैसेस वर लॉस्ट, मेकिंग द फर्स्ट स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम हट गए, और फिर हमारे एटमॉस्फेयर बनने की पहली शुरुआत हुई, मतलब फर्स्ट स्टेज। बेसिकली इतना ही है कि सोलार विंड्स के कारण हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस अर्थ के एटमॉस्फेयर में से निकल गए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज में क्या है। सेकेंड स्टेज, द अर्थ कूल्ड ग्रेजुअली एज अ रिजल्ट गैसेस एंड वाटर वेपर बिगिन टू एस्केप फ्रॉम इट्स इंटीरियर। अभी देखो क्या है कि हमारा जो अर्थ है ना, उसके इंटीरियर में नाइट्रोजन, कार्बन, फिर वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, ये सारी गैसेस जो थी वो ट्रैप्ड थी। मतलब अंदर अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा पार्ट है उसमें ये जो सारी गैसेस है, वाटर वेपर्स है, वो कैसे है? उसके अंदर टेंस्ड है, मतलब उसके अंदर है। ठीक है, इंटीरियर में। फिर इन दिस स्टेज देयर वॉज मोर ऑफ वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया गैस इन द एटमोसफियर। Amount of water vapor and gases in the atmosphere continued to increase due to volcano eruption। देखो अभी ये जो अंदर ट्रैप्ड गैस है ना, वो वॉल्केनो इरप्ट हुए और उसके कारण गैसेस और ये सब बाहर निकला। वाटर वेपर्स जो है वो बाहर निकले, कार्बन बाहर निकल, देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो बाहर निकला नाइट्रोजन, अमोनिया, फिर मीथेन, ये सारे गैसेस बाहर निकले। इसके कारण अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें कौन से गैसेस आ गए? तो उसमें आ गए वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। और उसमें भी वॉल्केनो इरप्शन ज़्यादा से ज़्यादा होते गए, इसलिए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया। ठीक है, इतना है सेकेंड स्टेज में। देखो एक बार हम और रिवाइज करें तो क्या हुआ सेकेंड स्टेज में, जो अर्थ के इंटीरियर में ट्रैप्ड गैसेस थी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया और हमारा वाटर वेपर्स, वो वॉल्केनो इरप्शन के कारण सब कुछ बाहर आया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस जो है वो
स्प्रेड हो गए, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में उस टाइम पे ये सारे गैसेस एग्जिस्ट करने लगे। और सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ थी, तो सबसे ज़्यादा वाटर वेपर थे। बस इतना हमें बताया गया सेकेंड स्टेज में। अब देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज, तो इसमें क्या है कि इन दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर बिगेन पॉसिबल एज द अर्थ कूल्ड, प्रेसिपिटेशन अकर। देखो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होता क्या है, तो सबसे पहले कंडेंसेशन तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो गैस सारे निकले थे फिर वो क्लाउड्स में फॉर्म हुए और वो फिर लिक्विड फॉर्म में आए, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। और उस लिक्विड फॉर्म जो है हमारे पास, फिर रेनिंग हुई मतलब बारिश हुई, तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश होना। दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना, उसको हम बोलेंगे हमारा कंडेंसेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर एंड दिस टॉपिक। फिर कि देखो और एक बार, कंडेंसेशन मतलब गैस टू लिक्विड, मतलब क्लाउड ब्लाउड सारे फॉर्म हुए, और प्रेसिपिटेशन मतलब रेनिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड विथ प्रेसिपिटेशन एंड दिस डिक्रीज द अर्थ टेम्परेचर एंड रिजल्टेड इन हैवी रेनफॉल। अब क्या हुआ कि देखो हमारे क्लाउड्स तो फॉर्म हो ही गए थे, और फिर प्रेसिपिटेशन मतलब रेनिंग भी फिर स्टार्ट हो गया था। अभी प्रेसिपिटेशन मतलब रेनिंग के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो गया था, और वो भी धीरे धीरे रेन के साथ ही नीचे ज़मीन पर आ गया। देखो क्या हुआ कि फिर रेनिंग हुई, और उसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। क्या हुआ, थोड़ा डिक्रीज़ हुआ। ओके, देन दिस rain water collected in deep and wide depressions on Earth's surface and formed seas and ocean. अर्थ की सरफेस पे जो डिप्रेशंस थे, मतलब जो अर्थ का लैंड है वो अंदर की तरफ निकला हुआ था, मतलब अंदर की तरफ डिप्रेस्ड था, उसमें जो है वो सारा रेनफॉल का पानी जमा हो गया, और वही आज के टाइम का ओशियन है और आज के टाइम का सी है। ठीक है, then oceans were formed about 50 crore years after the earth's origin. Evolution of life began crores of years afterwards. तो जो अर्थ का ओरिजिन हुआ उसके 50 करोड़ साल के बाद ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ, और ओशियन का फॉर्मेशन हुआ उसके भी काफ़ी सारे करोड्स ऑफ ईयर के बाद क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ चालू हुआ। ओके, देन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डेवलप्ड 250 to 500 करोड़ ईयर बिफोर प्रेजेंट। फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइफ रिमेन्ड कॉन्फाइंड ओनली टू ओशियंस। देखो लाइफ की शुरुआत है ना वो सबसे पहले ओशियंस में हुई थी। तो आज के 250 to 500 करोड़ ईयर पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस डेवलप हुई थी, मतलब फोटोसिंथेसिस होना चालू हो गया था। और उसके भी काफ़ी सारे टाइम के बाद जो लाइफ थी ना वो पानी में ही एग्जिस्ट करती थी, मतलब ओशियंस में ही लाइफ एग्जिस्ट करती थी। फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फिर लैंड पर भी आने लगी। इट मीन्स सिंपली कि सबसे पहले लाइफ ओशियंस में ही एग्जिस्ट करती थी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 250 to 500 ईयर्स के पहले हुई थी और अब तक चल रही है। फिर ऑक्सीजन इंक्रीज इन द एटमोसफियर ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण ऑक्सीजन जो है वो एटमोसफियर में इंक्रीज होता चला गया, और फिर ओशियन ग्रेजुअली बिकम सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोसफियर बिकम सफिशिएंट फॉर अबाउट 200 करोड़ ईयर बैक। 200 करोड़ साल पहले ही ऑक्सीजन का जो लेवल है वो सफिशिएंट हो गया था, 200 करोड़ साल पहले ही। तो इसी के साथ हमारे तीनों स्टेज ख़त्म होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो था उसमें इतना था कि सोलार विंड्स के कारण जो हाइड्रोजन और हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर में था वो निकल गया। उसके बाद अर्थ के सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, अर्थ के इंटीरियर में से ट्रैप्ड गैसेस बाहर आने लगी वोल्केनो इरप्शन के कारण, और उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, और फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, फिर वाटर मासेस क्रिएट हुए, और फिर धीरे धीरे जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारी चीज़ें चालू हो गई। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कवर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछना, और कल हम मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, और कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।